We have 168 Very participants good right morning, now. all the children. Namaskar. Today I am here on invitation from Little Flower School to host this session, which is methodology of subject selection after 10th. So all the children who are attending this session, I am sure you are attending this session from home. So I will request that if your parents are there with you, please request your parents to come and sit with you for 30 minutes. I am sure this session will bring in a lot of clarity to you as well as your parents related to uh, careers, career options, and so on. So I'll give you 30 seconds. You can please quickly rush, go, ask your parents to come and sit with you for 30 minutes. Uh, Second, I will be conducting this session for around 30-35 minutes. I will speak, and then I will be, you know, asking you to put across your questions to me in the chat box. I will patiently try to answer as many questions as possible. But before I start my session, one quick check with all of you. Are you all comfortable with English as a language of communication? या आप चाहते हैं कि ये सेशन में इंग्लिश हिंदी मिक्स लैंग्वेज में लूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं ये मिक्स लैंग्वेज में सेशन कंडक्ट करूं, तो प्लीज राइट मिक्स इन द चैट बॉक्स. Or if you want me to conduct this entire session in English as a language of communication, please write English in the chat box. Can I quickly have your responses? Mix, 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 mix. A lot of children are writing English also. I think absolutely no worries. हम लोग ये session English हिंदी mix में करते हैं, so it will be convenient for everybody to understand, everybody to consume the session. So without wasting much of the time, I will straight away jump into the session. आज के session के हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं. नंबर 1, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होने जा रही है, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग आज से पहले जो स्ट्रीम सिलेक्शन की बात करते थे, उसकी बजाय नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन. सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट कि 10th के बाद करंट सिचुएशन में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे. सेकेंड, आई विल टॉक टू यू अबाउट अ सेल्फ असेसमेंट टूल. तो जो पेरेंट्स मेरे साथ बैठे हैं, उन पेरेंट्स को मैं दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर चिल्ड्रन एंड गेज देयर चिल्ड्रन. बेस्ड ऑन दैट वो उनको हेल्प कर पाएंगे कि कौन सा सही सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए 10th के बाद. I would like to welcome Deepal ma'am also. She is also joined in. Deepal ma'am, I have given you the co-host rights. So at any point of time, if you require, you can please come into the session. और दूसरा, इस सेशन Thank you very much, Mohit sir. Thank you so much. 325 से ज्यादा अलग अलग प्रोफेशंस की बात करूंगा और कहीं ना कहीं उन प्रोफेशंस को लिंक करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चे को किस तरह के प्रोफेशन के बारे में सोचना चाहिए और उस प्रोफेशन में पर्टिकुलरली जाने के लिए कौन सा एजुकेशन वर्टिकल पिकअप करना चाहिए. मैंने इस प्रेजेंटेशन को जितना इजी हो सकता है करने की कोशिश की है. फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस होंगे तो फील फ्री, सेशन के एंड पे आप अपना क्वेश्चन एक सिंगल शॉट में चैट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं स्टेप बाय स्टेप आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस करने की कोशिश करूंगा. दिस सेशन इज सूटेबल फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 9th एंड 10th. और मैं देख रहा हूँ इवन पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th 10th के हैं. एंड आई एम श्योर मैंने आप सबसे कहा है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं और आपके साथ आधे घंटे का वक्त स्पेंड कर सकते हैं तो प्लीज उनको फटाफट बुला लीजिए. लेट अस स्टार्ट विद द आयरनी ऑफ ग्रेड 10. जो बच्चे 10th में ऑलरेडी पहुंच गए हैं वो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. जो बच्चे 9th में हैं वो नेक्स्ट ईयर करेंगे, आप चिंता मत करिए. 10th की आयरनी क्या है? नंबर 1 कि आप एडल्ट हो जाते हैं. एंड एज अ साइकोमेट्रिस्ट आई ऑलवेज से कि जब आप 9th 10th में आ जाते हैं तो आप यंग एडल्ट्स में एड्रेस करना शुरू कर देता हूं आपको. यू बाय एंड लार्ज बिकम एन एडल्ट. लेकिन आपके आसपास कोई भी इस चीज को बिलीव नहीं करता. उनके लिए आप
अभी तक बच्चे थे, अभी भी बच्चे हो, और शायद आने वाले 2 3 4 साल और अभी बच्चे रहोगे, लेकिन इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर, सोसाइटी का एक्सपोजर बढ़ गया है कि बाय एंड लार्ज बच्चे 9th 10th में एडल्ट हो जाते हैं। दूसरी आयरनी ये है कि आप किसी भी चीज के लिए अगर अपने मम्मी पापा को कहो कि स्पेशली जो बच्चे 10th में हैं कि मैं कुछ दिन छुट्टी में मामा के घर चले जाऊं, तो आपको आंसर मिलता है नो। आप बोलो कि मैं फुटबॉल खेलने चला जाऊं, नो। बास्केटबॉल खेलने चला जाऊं, नो। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स है, 10th है, आपको ध्यान करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, सो यू स्टार्ट गेटिंग नो फॉर एवरीथिंग। एंड थर्ड इज वेरी एक्साइटिंग, आपको ढेर सारी फ्री कंसल्टेशन मिलनी शुरू हो जाती है। एंड फ्री कंसल्टेशन 3 तरह के लोगों से मिलती है। आई वॉज डूइंग अ रिसर्च, मैं अपने एक दोस्त के साथ रिसर्च कर रहा था कि जितने एडल्ट्स हैं वो यंग एडल्ट्स को फ्री एडवाइस क्यों देते हैं। आप कभी भी किसी भी जगह जाते हैं तो कोई भी एडल्ट आपको मिलता है, उसके पास जरूर आपको कोई ना कोई एडवाइस देने के लिए, कंसल्टेशन देने के लिए होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग हैं जो आपको बहुत सारी कंसल्टेशन देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनको हम कहते हैं पेरेंट्स फ्रेंड्स। आपके मम्मी पापा जो हैं उनके दोस्त। कभी भी कोई घर पे आए या आप किसी के घर जाओ तो आपको पकड़ लेते हैं, बेटा मैं बताता हूं 10th के बाद क्या करना चाहिए, बेटा मैं बताता हूं 10th के बाद क्यों करना चाहिए। दैट इज वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जिसको मैं कहता हूं फ्रेंड्स पेरेंट्स, जो आपके दोस्त हैं उनके मम्मी पापा। आप किसी फ्रेंड के घर जाओ, उसके मम्मी पापा पकड़ लेते हैं कि बेटा मैं बताता हूं तेरे को क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं क्यों करना चाहिए। तीसरी सबसे खतरनाक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को मैं बोलता हूं रिलेटिव्स, रिश्तेदार। बुआ, मामा, फूई, किसी के भी घर जाते हो वो आपको ठान लेते हैं, बेटा मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। अब इन तीनों कैटेगरीज का थोड़ा एक इशू क्या है कि इन तीनों कैटेगरीज के लोगों को आपके बारे में किसी तरह की कोई ऑब्जर्वेशन या नॉलेज नहीं है, तो उनकी एडवाइस या उनकी कंसल्टेशन हो सकता है आपके साथ फिट ना बैठे। और जो चौथी कैटेगरी है जो आपको कंसल्टेशन देते हैं, वो कैटेगरी है आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। इनकी कंसल्टेशन इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत समय ऑब्जर्व किया है, आपके साथ इन लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, आपको चीजें करते हुए, सिचुएशंस हैंडल करते हुए देखा है। दिस कैटेगरी इज द कैटेगरी जिसकी बात आपको सुननी चाहिए, सोचनी चाहिए। इसके बियॉन्ड बाकी तीनों को मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट लिसन टू एवरीवन। हर एक की बात सुनने की जरूरत नहीं। लिसन टू ओनली दोज हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू। और वो जेन्युइन कंसर्न के लोग कौन है? जैसे मैंने बताया, नंबर 1 योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आपके अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा लाइफ में प्रोग्रेस करे। और दूसरा टीचर्स, उनका आपके अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि जो बच्चे उनके पास पढ़ें वो लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें। सो लिसन टू दोज हु हैव अ जेन्युइन कंसर्न फॉर यू। इसके साथ हम करियर असेसमेंट की बात करते हैं। जब भी करियर की कोई बात होती है तो 4 पैरामीटर्स के ऊपर आपको अपने आप को जानना जरूरी है। और वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज ओरिएंटेशन, नंबर 2 इज एप्टीट्यूड, नंबर 3 इज पर्सनैलिटी एंड नंबर 4 इज इंटरेस्ट। मैं ये पूरा करियर असेसमेंट का चार्ट आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, लेकिन आज के इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों से एप्टीट्यूड की बात मैं करूंगा और मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि एप्टीट्यूड को असेस करके आप कैसे सही सब्जेक्ट सिलेक्शन टेकअप कर सकते हैं 10th के बाद। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्टीट्यूड। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं सामने मेरे पास स्क्रीन पे हैं। जितने बच्चे मेरे पास स्क्रीन पे हैं आप हैंड रेज करिएगा। मुझे बताइए, आप में से बचपन में कितने लोग छोटे थे? बचपन में सभी छोटे होते हैं ना, इसमें कुछ स्पेशल तो है नहीं, है ना? तो कैसा फालतू क्वेश्चन पूछा है। ओके, रिमेंबर योर चाइल्डहुड, अपना बचपन याद करिए।
अगर आपको अपना बचपन याद नहीं है तो अपने अपने घर में छोटे बच्चे आसपास देखे होंगे, आपका छोटा कोई ब्रदर सिस्टर होगा, या सोसाइटी में छोटे छोटे चिल्लू नहीं आसपास घूमते रहते हैं, उनको देखा होगा। ऑब्जर्व करिए, उसमें से 2-3 कैटेगरी के बड़े स्पेसिफिक बच्चे देखने को मिलते हैं। पहली कैटेगरी का बच्चा वो है जिसको पापा मार्केट से वो छुक छुक चलने वाली ट्रेन लाके देते हैं। वो बच्चा ट्रैक सेट करता है, उसके ऊपर ट्रेन रखता है, बटन ऑन करता है, वो ट्रेन छुक 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 घूमती है। लेकिन उसको छुक छुक ट्रेन घुमाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उसको इस चीज में इंटरेस्ट है कि पापा कमरे से बाहर कब जाएंगे, ताकि वो उस ट्रेन को तोड़ के खोल के अंदर से देख सके कि ये चलती कैसे है। और एक दूसरा बच्चा है जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसको ट्रेन, प्लेन, कार, हेलीकॉप्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको बस इंटरेस्ट है, एक पेपर लेगा, एक पेन, क्रेयॉन लेगा, उसके ऊपर एक कार्टून बनाएगा, कार्टून को कलर करेगा, पेंट करेगा, शेड करेगा। शाम को पापा ऑफिस से घर आएंगे तो उनको जाके दिखाएगा, बोलेगा पापा सी दिस इज यू। और एक तीसरी कैटेगरी बच्चे की है जिसको ना तो कार, प्लेन, ट्रेन, हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट है, ना तो ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग में इंटरेस्ट है। उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं, वो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। आप उसको बोलो कि बेटा मैं छत के ऊपर जो घूमता है, हवा देता है, उसको फैन कहते हैं, पंखा कहते हैं, वो बोलता है क्यों। जिस चीज के ऊपर बैठते हो उसको चेयर बोलते हैं, बोले क्यों। जिस चीज के ऊपर आप लैपटॉप या कंप्यूटर रख के क्लास लगाते हो उसको टेबल बोलते हैं, बोले क्यों। एक दिन पापा ऑफिस से घर आते हैं शाम को तो बोलते हैं कि बेटा मैं तेरा पापा हूं, बोलता है क्यों। इन तीनों बच्चों में फर्क क्या है? इन तीनों बच्चों में नेचुरल बेंट का फर्क है। इनको कोई सिखाता नहीं है पहले बच्चे को कि आप घर में जो टॉय लेके आए पापा उसको तोड़ दो, या दूसरे को कोई सिखाता नहीं है कि पूरा दिन कार्टून बनाते रहो, और तीसरे को कोई सिखाता नहीं है कि परेश रावल बन जाओ, पूरा दिन सवाल पूछते रहो मम्मी पापा से, भाई बहन से। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज व्हाट वी कॉल नेचुरल बेंट ऑफ माइंड। दैट मीन्स कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नेचुरली, कंफर्टेबली, आसानी से समझ आती है, उस चीज को एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वो एप्टीट्यूड सब्जेक्ट एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स 9th 10th तक जब आप पहुंचते हैं, कोई बच्चा आपको क्लास में जरूर ऐसा दिखाई देगा जिसके हमेशा मैथ्स में 100 on 100 मार्क्स आते हैं। आप इतनी मेहनत भी करते हो, एक्स्ट्रा गाइडेंस भी लेते हो, फिर भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आते। और एक दूसरा बच्चा है जो हिस्ट्री में हमेशा टॉप करता है। आप बहुत सारी रट्टा मारने की कोशिश भी करते हो, हिस्ट्री की किताब भी बार बार पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं। फर्क क्या है? एक बच्चे का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हाई है, दूसरे बच्चे का थ्योरेटिकल सोशल साइंसेज एप्टीट्यूड हाई है। इसके कारण उनको वो सब्जेक्ट्स आसानी से, कंफर्टेबली, फटाफट समझ आ जाते हैं, और आपको शायद उन सब्जेक्ट्स को कंज्यूम करने में टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, डिफिकल्टी आती है। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। 10th तक आप किसी भी बोर्ड में पढ़ें, गुजरात बोर्ड में पढ़ें, सीबीएसई में पढ़ें, या इवन इंटरनेशनल में किसी बोर्ड में भी पढ़ें, आप 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स पे एक्सपोज होते हैं। उसमें से 5 कैटेगरीज क्या क्या है? नंबर 1 इज मैथमेटिक्स, नंबर 2 इज साइंस, नंबर 3 सोशल साइंस, नंबर 4 आर लैंग्वेजेस जिसमें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत या और रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, एंड नंबर 5 आर प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स जिसमें ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन, कारपेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब इसमें से कौन से सब्जेक्ट का कनेक्शन किस एप्टीट्यूड के साथ है, लेट अस अंडरस्टैंड। दीपल मैम ने एक रिक्वेस्ट किया है सब स्टूडेंट्स को, आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं, और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि वी कैन ऑल सी द चिल्ड्रन कि आप क्लास लगा रहे हैं, और हम वो भी देखना चाहते हैं कितने बच्चे सो रहे हैं सामने बैठ के। और अभी
जो बच्चे सो रहे हैं जिनका कैमरा ऑन नहीं है, क्योंकि दीपल मैम से तो आप झगड़ा कर सकते हो स्कूल में, है ना, प्रिंसिपल मैम के पास जाके, लेकिन मेरे को तो आप मिलोगे नहीं, तो मैं आपका नाम ले लूँगा इसमें। सबने नाम तो अपने लिखे हुए हैं, अगर जिसने कैमरा ऑन नहीं किया मैं उसको नाम से बुलाऊंगा, फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा उस बच्चे का। ये देखो अभी बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यस, ओके, चलिए लेट अस गेट गोइंग। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। अब मैं आपको सबको कैमरे में देख पा रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए, चलिए मैं कैमरे में देख के बात करता हूँ आप लोगों से। आपको मेरा जो फेस है वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, बट चलेगा। ओके, आप में से कितने बच्चे हैं, हाथ खड़ा करके मेरे को बताइए, जिनको मैथ्स में बहुत मजा आता है? कम ऑन, यू लव मैथमेटिक्स। हैंड रेज मत करिए, कैमरे में ही करिए, हैंड रेज मत करिए, डोंट प्रेस दी बटन, कैमरे में आई वांट टू सी योर फेसेस। कितनों को मैथ्स में बहुत मजा आता है? अभी मेरे को आई थिंक उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब मुझे वो बच्चे ऐसे हैंड रेज करके बताइए जिनको मैथ्स में बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत आती है, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मैथ समझ नहीं पाता। ओके, दोनों कैटेगरीज के बच्चे हैं। आप समझिए, एप्टीट्यूड को अंडरस्टैंड करिए। जिस बच्चे का न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल, फाइनेंशियल, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हाई होगा, उसको मैथ्स आसानी से, कंफर्टेबली, फटाफट समझ आ जाएगा। या इसको हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, जिसका मैथ्स स्ट्रांग है उसके ये सारे एप्टीट्यूड्स स्ट्रांग हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपका मैथ्स के अंदर कितना स्ट्रांग कंफर्ट या ग्रिप है। मैथमेटिक्स के साथ ये सारे एप्टीट्यूड्स कनेक्टेड है। दूसरा, हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के अंदर प्राइमरीली आप 3 साइंसेस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अगर आपका साइंस बहुत स्ट्रांग है तो बाय एंड लार्ज आपका लाइफ साइंसेज एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, अर्थ साइंस या फिजिकल साइंसेज एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग होगा, एंड वाइस वर्सा। अब इसमें अगर कोई स्पेसिफिक साइंस आपको बहुत ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स और एनालिटिक्स कनेक्टेड है फिजिक्स के साथ, लाइफ साइंसेज थ्योरेटिकल बेंट कनेक्टेड है बायोलॉजी के साथ, साइंटिफिक बेंट, रिसर्च बेंट कनेक्टेड है केमिस्ट्री के साथ, तो इंडिविजुअल कनेक्शन भी आप असेस कर सकते हैं। बट दूसरा ऑप्शन आपका साइंस का जो है, उससे आपके ये एप्टीट्यूड्स इंप्रूव होते हैं या हाई होते हैं। तीसरा, हम सोशल साइंसेस की बात करें। सोशल साइंसेस के अंदर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो अगर आपका सोशल साइंसेस बहुत स्ट्रांग है, आपको सोशल साइंसेस पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो आपका बाय एंड लार्ज लीगल एप्टीट्यूड, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, सोसाइटल एप्टीट्यूड, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, ऑब्जर्वेशनल एप्टीट्यूड, ये सारे एप्टीट्यूड स्ट्रांग होंगे। फोर्थ, लैंग्वेजेस। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत या कोई और रीजनल लैंग्वेज में बहुत स्ट्रांग है, आपको ओवरऑल लैंग्वेजेस पढ़ने में बहुत मजा आता है, देन योर एप्टीट्यूड रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वर्बल, एक्सपीरियंशियल, all these aptitudes will be high. ये एप्टीट्यूड्स आपके स्ट्रांग होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको स्किल बेस्ड प्रैक्टिकल चीजें करने में ज्यादा मजा आता है, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपका आर्टिस्टिक बेंट, क्रिएटिव बेंट, परफॉर्मिंग बेंट, डिजिटल कंप्यूटर बेंट, स्पोर्ट्स बेंट या पीपल इंटरेक्शन बेंट बहुत स्ट्रांग। आपको सबसे पहले 9th 10th लेवल पे ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे पावरफुल है, स्ट्रांग है। मुझे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा जब बच्चों से बात करता हूं मैं पूछता हूं कि 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन का लेना देना या उसका कनेक्शन किसके साथ है? मार्क्स के साथ? आंसर इज नो। मार्क्स का इंटेलिजेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है।
और मार्क्स का इवन सब्जेक्ट सिलेक्शन या स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ भी कोई लेना देना नहीं। तो क्या मेरे दोस्त जो स्ट्रीम लेंगे या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेंगे मुझे वो लेना चाहिए? आई बिलीव अगर आपने मेरी 5-7 मिनट बात अच्छे से सुनी है तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है। एक बच्चे का, और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है उसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता हो, उसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो, आपका इतना स्ट्रांग ना हो। दैट मीन्स आपका एप्टीट्यूड उसके एप्टीट्यूड से अलग है। तो फिर आप दोनों सेम कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स या सेम स्ट्रीम में कैसे जा सकते हैं? सो पीयर ग्रुप शुड नॉट बी दी ऑप्शन और बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन। तो क्या पेरेंटल इन्फ्लुएंस, मेरे पापा लॉयर हैं तो मुझे लॉयर ही बनना है, मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेरे पापा डिजाइनर हैं तो मैं डिजाइनर ही बनूंगा? नो। पेरेंटल इन्फ्लुएंस, जेनेटिक्स का एप्टीट्यूड से कोई कनेक्शन नहीं है। हो भी सकता है कि आपका वो एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो जो आपका पेरेंटल प्रोफेशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना भी हो, तो वो बेस नहीं हो सकता स्ट्रीम या सब्जेक्ट सिलेक्शन का। तो क्या मुझे यह सोचना चाहिए कि आज से 5 साल बाद सोसाइटी में कौन सा करियर सबसे अच्छा होगा? नो। कभी भी करियर को पकड़ के उसमें बच्चा फिट नहीं किया जाता। हमेशा आपका ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन एनालाइज करके उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करियर ढूंढा जाता है और वो आपका सही फिट करियर ऑप्शन बनता है। तो सोसाइटी में, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, वो भी स्ट्रीम सिलेक्शन का बेस नहीं हो सकता। तो स्ट्रीम सिलेक्शन का बेस क्या है? सब्जेक्ट कंफर्ट एट 10th लेवल। और ये सब बच्चों को पता है, जितने बच्चे आप सामने मेरे बैठे हो, आप सबको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, मजा आता है, कंफर्टेबली आप कर पाते हो, और कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती है, परेशानी होती है, पढ़ने का मन नहीं करता। इस चीज को आइडेंटिफाई करके सेपरेट आउट करो, और वो सेपरेट आउट करने के बाद हम सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करेंगे। एज यू ऑल नो कि अभी तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 10th के बाद 4 ऑप्शंस के बारे में चॉइस मिलता था। या तो आप साइंस ए ग्रुप ले सकते हैं, या तो साइंस बी ग्रुप, या तो कॉमर्स, या तो आर्ट्स। अभी इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले साइंस ए ग्रुप की बात करते हैं। साइंस ए ग्रुप में सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन क्या क्या अवेलेबल है? आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। साइंस बी ग्रुप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कॉमर्स के अंदर आपको अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो 10th के बाद मैं अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जो कंपल्सरी कॉम्बिनेशंस हैं उसके बारे में बात करूंगा, और उसके बाद उस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं मैं क्विकली उसकी बात करूंगा। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट साइंस ए ग्रुप, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये किसको लेना चाहिए? ये उस बच्चे को लेना चाहिए जिसको 10th लेवल के ऊपर मैथमेटिक्स 95% प्लस लेवल का हो और उसका साइंस 95% प्लस लेवल का हो। और जब मैं लेवल की बात कर रहा हूं, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा। लेवल मींस आपका सब्जेक्ट के अंदर कंफर्ट, आपका सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस, आपका सब्जेक्ट के अंदर ग्रास्पिंग। अगर वो 95% प्लस है और आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों अच्छे लगते हैं, तो आपको साइंस ए ग्रुप लेना चाहिए। और साइंस ए ग्रुप लेने के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर ढेर सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग विद एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोमेडिकल, सिरेमिक, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस, एनवायरमेंटल, फायर टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, जियोइंफॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, leather technology, manufacturing science, marine, material science, mathematics and computing, mechanical, mechatronics, metallurgical,
मिनरल, माइनिंग मशीनरी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, पॉलीमर प्रोडक्शन, रोबोटिक्स एंड टेक्सटाइल। अभी मैंने इसमें सिर्फ 54 ब्रांचेस लिखी हैं। इंजीनियरिंग की आज की डेट में 108 से ज्यादा ब्रांचेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग तो हो गया बीई या बीटेक, उसके अलावा आप बी आर्क या बी प्लान में भी जा सकते हैं। बी आर्क इज बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी प्लान इज बैचलर ऑफ प्लानिंग, जिसके अंदर वो डिग्री करने के बाद आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चरल इंजीनियर, सर्वेयर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कंजर्वेशन ऑफिसर, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, रेस्टोरेशन आर्टिस्ट, स्पेशल डिजाइनर, टाउन प्लानर और अर्बन प्लानर। इसके अलावा पायलटिंग में अगर आपको जाना है तो आपको मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन कंपलसरी चाहिए। आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हैं। ये सारे प्रोफेशंस वो हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नाउ लेट अस मूव टू साइंस बी ग्रुप। साइंस बी ग्रुप किसको लेना चाहिए, या जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन आता है, किसको लेना चाहिए? अगर 10th लेवल पे आपकी तीनों साइंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, दैट मींस इनका तीनों का लेवल 95% प्लस है, तो आप साइंस बी ग्रुप के लिए या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉम्बिनेशन के लिए सही बच्चे हो। बी ग्रुप करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? आप एलोपैथिक डॉक्टर बन सकते हो, डेंटिस्ट, आयुर्वेदा डॉक्टर, होम्योपैथ, सिद्ध डॉक्टर, नेचुरोपैथी और यूनानी डॉक्टर। उसके अलावा पैरामेडिकल साइंसेस के अंदर आप जा सकते हैं, जिसमें आप टेक्नीशियन बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ एडवांस केयर, एनेस्थीसिया, कार्डियोवैस्कुलर, क्रिटिकल केयर, ऑपरेशन थिएटर, और यू कैन बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रॉमा थेरेपिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, or you can become a technologist in the area of dialysis, imaging, laboratory, nuclear medicine, ophthalmic, optometric, perfusion, etc. रिहेबिलिटेशन साइंसेज में आप जा सकते हैं, जिसके अंदर आप चाइल्ड वेलफेयर स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल सोशल वर्कर, काउंसलर, मेंटल हेल्थ वर्कर, ऑर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, ऑटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट बन सकते हैं इन द एरिया ऑफ ऑडियोलॉजी, ऑडिटरी, डेवलपमेंटल रिहेबिलिटेशन और स्पीच। इसके अलावा वेटरनरी साइंसेस का नाम आप सबने सुना होगा, जिसके अंदर आप एनिमल्स के साथ डील करते हैं मेडिसिन फ्रंट पे, तो वेटरनरी साइंसेस या फिशरी साइंसेस में आप जा सकते हैं, जिसके अंदर प्रोफेशंस में आप एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एनिमल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जेनेटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, डेयरी साइंटिस्ट, फिशरी साइंटिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, पिसिकल्चरिस्ट, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिस्ट, पोल्ट्री साइंटिस्ट, वेटरनरी बायो साइंटिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या सर्जन बन सकते हैं। अब जितने बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कॉम्बिनेशन लिया है, उसमें से कोई भी बच्चा प्योर साइंसेस या एग्रीकल्चरल साइंसेस में जा सकता है। प्योर साइंसेस में आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंसेस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, रिसर्च साइंस, सिज्मोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आप इंडिविजुअल प्रोफेशन में जा सकते हैं। या तो आप एग्रीकल्चरल साइंसेस पढ़ के एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं, सीरीकल्चरिस्ट, एक्वाकल्चरिस्ट, मैरीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, फ्लोरिकल्चरिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, या आप सॉइल साइंटिस्ट, वेजिटेबल साइंटिस्ट, फ्रूट साइंटिस्ट, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, एग्रोनोमिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। नाउ ये मोस्ट ऑफ द एरियाज मैंने कवर कर लिए जिसके अंदर कहीं ना कहीं साइंस कंपलसरी है, ए ग्रुप या बी ग्रुप। अभी हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स किसको लेना चाहिए, या जो बच्चे अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, उनका 10th लेवल पे मैथ्स और सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए। कॉमर्स के अंदर आप किस तरह के प्रोफेशंस में जा सकते हैं? आप एक्चुअरी बन सकते हैं, ऑडिटर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, फाइनेंस कंट्रोलर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर या टैक्स कंसल्टेंट। ये सारी ऑप्शंस कॉमर्स के अंदर अवेलेबल हैं। और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में किसको जाना चाहिए? जिस बच्चे के 10th में सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है,
उस तरह के बच्चे को आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जाना चाहिए। और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जाने के बाद आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, जोग्राफर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूरेटर, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, रिस्टोरर, सोशल वर्कर और ट्रांसलेटर, इन सब एरियाज में से किसी भी एरिया में स्पेशलाइज करके आगे अपना करियर बना सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ने मैथ्स और सोशल साइंसेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन बता दिया, अकेले साइंस का डिटेल बता दिया, सोशल साइंसेस और लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बता दिया, बट अगर मेरे को प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स ज्यादा पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, कंप्यूटर, फोटोग्राफी, डांसिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप 10th बेस के ऊपर 3 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम में चले जाइए। डिप्लोमा प्रोग्राम आप किस में कर सकते हैं 10th के बाद? इंजीनियरिंग के एरिया में, एग्रीकल्चर के एरिया में, पैरामेडिसिन, रिहैबिलिटेशन, डिजाइन, परफॉर्मिंग आर्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, हेल्थ केयर या वोकेशनल स्टडीज। और दूसरा ऑप्शन है कि आप 11th 12th के अंदर मोस्ट सूटेबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मींस आपको बायोलॉजी पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप वो टेकअप कर पाएंगे। बट एज पर दी ओल्ड पॉलिसी, अगर आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है तो या तो आप ह्यूमैनिटीज में ले लीजिए या साइंस बी ग्रुप में चले जाइए। दैट विल डिपेंड कि अगेन 10th लेवल पे कौन से सब्जेक्ट्स का आपका स्ट्रेंथ या ग्रिप सबसे अच्छा है। बेस्ड ऑन दैट 11th 12th में मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़िए और उसके बाद जनरल स्ट्रीम में शिफ्ट हो जाइए। और वो जनरल स्ट्रीम्स कौन कौन से एरियाज में आपको लेके जा सकती है? आर्म्ड फोर्सेस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिजाइन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स या वोकेशनल स्टडीज। अभी मैं 5 से 6 मिनट का वक्त और लूंगा, इसके अंदर मैं इन सब स्ट्रीम्स के बारे में आपको, प्रोफेशंस क्या क्या हैं इन स्ट्रीम्स में, उसकी डिटेल शेयर करूंगा और उसके बाद मैं हाउस ओपन कर दूंगा क्वेश्चंस के लिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो यू कैन प्लीज फील फ्री एंड आस्क द क्वेश्चन। आर्म्ड फोर्सेस की अगर बात करें तो आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में 12th के बाद जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में आप मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स या इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद आप एप्लीकेशन डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑडियो एंड वीडियो, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ई गेमिंग, गेम डिजाइनिंग, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसके किसी भी एरिया में जा सकते हैं। डिजाइन करने के बाद आप एनिमेशन में जा सकते हैं, अप्लाइड आर्ट में, सिरेमिक डिजाइन, ग्लास डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, फाइन आर्ट्स, फिल्म एंड वीडियो डिजाइन, फर्नीचर, ग्राफिक, प्रोडक्ट, इंटीरियर, विजुअल, टेक्सटाइल, इनमें से किसी भी डिजाइन के एरिया में जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स करने के बाद मेजरली फाइनेंस या एनालिटिक्स के एरिया में आप जा सकते हैं, जिसमें एक्चुअली बैंकिंग, बिजनेस एनालिसिस इन द एरिया ऑफ क्रेडिट, डेटा, फाइनेंस, मार्केट सर्च, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी, रिस्क, और यू कैन बिकम अ फाइनेंस कंसल्टेंट, मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर एंड सो ऑन। होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। अगर आपको कुकिंग बहुत पसंद है तो आप फूड एंड बेवरेजेस प्रोडक्शन में जा सकते हैं, जिसको शेफ बोलते हैं, या किचन ऑपरेशंस। उसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस सर्विस में जा सकते हैं, हाउसकीपिंग, रूम मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंक्वेट मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशंस। लॉ के अंदर आप जा सकते हैं, जिसके बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, कॉर्पोरेट लीगल कंसल्टेंट, डिप्लोमैट, इन्वेस्टिगेटर, जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लॉयर, लीगल एडवाइजर, लिटिगेटर, मीडिएटर, प्रोफेसर, प्रोसिक्यूटर, सोशल एक्टिविस्ट या सॉलिसिटर। लिबरल स्टडीज के अंदर आप जा सकते हैं। लिबरल स्टडीज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लिबरल स्टडीज के अंदर जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो आप कोई भी फिक्स्ड डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करते, आप ओपन पढ़ाई करते हैं, जिसके अंदर आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, कमर्शियल स्टडीज के, मैनेजमेंट स्टडीज के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, मैथमेटिक्स एंड साइंसेस के, और सेकेंड या थर्ड ईयर में आप मेजर सब्जेक्ट चूज करते हैं।
उस मेजर सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको डिग्री मिलती है। अगर आप ह्यूमैनिटीज का मेजर सब्जेक्ट लेते हैं तो BA का डिग्री मिलता है, मैनेजमेंट का लेते हैं तो BBA, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो BCom, और साइंस का कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो BSc। और मेजर सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर आप प्रोफेशन अपना चूज कर सकते हैं। दैट कुड बी एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस कंसल्टेंसी, क्रिएटिव राइटिंग, इकोनॉमिक एनालिसिस, एनवायरमेंटल अफेयर्स, फिल्म एंड टेलीविजन, ह्यूमन सोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, जर्नलिज्म, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिशर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, टीचर और टेक्निकल राइटर। इसी तरह मास कम्युनिकेशन के एरिया में आप जा सकते हैं, जिसके बाद आप एंकर, एडवर्टाइजर, ब्रांड मैनेजर, ब्लॉग राइटर, क्रिएटिव राइटर, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रीन राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, डायरेक्टर, एडिटर, फिल्म मेकर, फैशन कम्युनिकेटर, जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोग्रामर, फोटो जर्नलिस्ट, PR स्पेशलिस्ट, रिपोर्टर या विजुअल मर्केंडाइजर। परफॉर्मिंग आर्ट के एरिया में भी आप जा सकते हैं, जिसमें मेनली 3 चीज आती है, सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग। इसके अंदर आप एक्टर या एक्ट्रेस बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं, कंपोजर, डांसर, डायरेक्टर, ड्रामेटिस्ट, म्यूजिशियन, स्क्रीन राइटर, सिंगर, टैलेंट मैनेजर, थिएटर आर्टिस्ट, ट्रेनर या वोकलिस्ट। उसके अलावा स्पोर्ट्स के एरिया में आप जा सकते हैं, जिसके अंदर आप अनाउंसर बन सकते हैं, एथलीट, you can become a coach, commentator, equipment manager, physical trainer, referee, sports analyst, sports manager, stadium manager and so on. Vocational studies के अंदर स्टेट बाय स्टेट बहुत सारी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप एनिमेशन, अप्लाइड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी एंड वेलनेस, डेटा एनालिटिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड साइंस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इंटीरियर डिजाइन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, रिटेल मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, टी हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी, थिएटर एंड एक्टिंग या वेब टेक्नोलॉजीज। यू सी, ढेर सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप 10th के बाद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पिकअप करना चाहते हैं वो आप कॉन्शियसली करें, सोच के करें। तो मैं हमेशा बोलता हूं, प्लीज डू नॉट फॉलो फ्रेंड्स और ट्रेंड्स। मेरे दोस्त ये कर रहे हैं इसलिए मुझे ये करना है, मे नॉट बी अ गुड आइडिया। मार्केट में क्या चल रहा है, 5 साल बाद किस चीज की डिमांड होगी, उसके बेसिस पे मैं सिलेक्शन करूंगा, अगेन मे नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। Finally, before I move to question and answers, I would like to thank Preet sir, I would like to thank Janak sir, I would like to thank Deepal ma'am, जिन्होंने मुझे आप सब लोगों से बातचीत करने की अपॉर्चुनिटी दी। IQ आइडियाज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग नेशनल लेवल के 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराते हैं। सो अगर आपको किसी तरह के नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स या सोशल साइंसेज, तो यू कैन कनेक्ट विद माय ऑफिस। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी नहीं हो रहा है क्या करना है, कैसे करना है, 10th के बाद कौन सा सिलेक्शन लेना है, तो आप पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए भी मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं at 76008811। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं IQ मोहित, और आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट इज mohitmangal.com। एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम IQ आइडियाज पे हमने शुरू किया है, जिसका हमने नाम दिया है IQ डेवलपमेंट प्रोग्राम, IDP, IQ डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो अगर आपको 10th लेवल से अपना एप्टीट्यूड, जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, वो इम्प्रूव करना है, वो प्रोग्राम इज मेंट फॉर 6th to 10th चिल्ड्रन, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, लॉजिक, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल्स, वो सब बच्चों के साथ शेयर करते हैं। सो अगेन यू कैन कनेक्ट विद IQ। So I am waiting for your questions. If there are any questions, please feel free to put your questions in the chat box. I'll be very Mohit happy sir, to thank answer you your for questions. the wonderful session. Go ahead. On behalf of Little Flower School and all the girls to Little Flower School, I thank Okay. you personally. First question is, sir, if we like maths and language, which stream should we take? Well, maths और language के combination के अंदर by and large commerce subject आएगा। अगर आपका न्यूमेरिकल मैथमेटिकल स्किल स्ट्रॉन्ग है, तो 11th 12th में जो कॉमर्स के आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं
उसके अंदर आप you are only applying 10th level mathematics. So commerce would be the right option for that kind of combination. Next question is, many people around us tell that if you want to take science, then it's very difficult to study, and then also there are very less chance to score good marks. Well, बच्चे ऐसा नहीं है. आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी चीज करने में आपको मजा आता है, उसके बेसिस पे आगे जाओ. अनफॉर्चुनेटली बाहर बहुत सारे लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजकल मेजरली बच्चे नॉलेज गेन करने के लिए नहीं पढ़ते हैं. और मैं आप सबको बहुत स्ट्रांगली ये चीज बोलना चाहता हूं, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको नंबर चाहिए, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको मम्मी पापा को खुश करना है, आप इसलिए मत पढ़िए कि आपको पढ़ने के बाद कोई यू विल गेट अ स्पेशल प्लेस इन द सोसाइटी. आप इसलिए पढ़िए कि आपको नॉलेज गेन करना है, आपको चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. जैसे मैंने आपको 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स बताए, दिखाए, हर एक सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड कनेक्शन दिखाया. सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए. मैथ्स क्यों जरूरी है, आपको डेली लेवल के ऊपर काम आता है. लैंग्वेज क्यों जरूरी है, किसी के साथ कन्वर्स करने में काम आता है. साइंस क्यों जरूरी है, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाता है. जो चीज आप देख रहे हो उसके अंदर और चीज को आइडेंटिफाई करना, जानने की कोशिश करना, वो आपकी एक क्यूरियोसिटी इंप्रूव करता है. सोशल साइंसेस क्यों जरूरी है, वो आपके रूट्स के बारे में आपको बताता है, आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता है, सोसाइटी के बारे में आपको बताता है, इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताता है. स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि वो आपको एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट देता है, रेगुलर चीज से हटके वेरिएशन देता है, प्रैक्टिकली हाथ से काम करने का मौका देता है. तो एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट. तो लोगों के पीछे मत लगिए. अगर आपका टेस्ट मैथ्स और साइंस में है और आप नॉलेज गेन करने के लिए वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ना तो आपको कभी मार्क्स की कमी होगी और ना ही आपको अच्छी जगह एडमिशन लेने से कोई रोक सकता है. सो डोंट वरी, डोंट लिसन टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडवाइफ? वेल, नर्सिंग के अंदर 2 डिप्लोमा प्रोग्राम है. एक है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी और दूसरा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी. सो जो नर्सिंग के एरिया में डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर लोग काम करते हैं उनको मिडवाइफ कहते हैं. नेक्स्ट इज देयर अ डिप्लोमा इन मेडिकल साइंस? बच्चे, मेडिकल साइंस एक बहुत ब्रॉड वर्ड है. मेडिकल साइंस में मेडिसिन एंड सर्जरी भी आता है, पैरामेडिकल भी आता है, वेटरनरी भी आता है, फिशरीज भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, प्योर साइंसेस भी आता है, और रिहैबिलिटेशन पैरामेडिकल भी आता है. सो बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं मेडिकल साइंस के एरिया में. नेक्स्ट इज 11th-12th साइंस कंपल्सरी फॉर इंटीरियर डिजाइन? आंसर इज नो. इंटीरियर डिजाइन के लिए 11th-12th में साइंस कंपल्सरी नहीं है. आप बैचलर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर डिजाइन या BID 11th-12th कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स किसी के बाद भी जा सकते हैं. ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को इसलिए है बिकॉज एक कॉलेज अहमदाबाद में जिसका नाम कॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी है, सेप्ट, उनका एक इंटीरियर डिजाइन का कोर्स है जिसके लिए साइंस A ग्रुप कंपल्सरी है. अदरवाइज इंटीरियर डिजाइन के कोर्स के लिए कहीं पे भी A ग्रुप कंपल्सरी पूरे कंट्री में नहीं है. इफ यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट और टीचर, विच स्ट्रीम शुड वी टेक? अगेन, प्रोफेशन को पकड़ के उसमें आप अपने आप को फिट नहीं करते. आपके क्वालिटीज के बेसिस पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोफेशन पकड़ते हो. जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, एक्सप्लोर करने में आपको मजा आता है, वो सब्जेक्ट पढ़िए. कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, बिलीव मी, जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं. क्योंकि आप समझिए, जर्नलिस्ट टेक्निकल भी होते हैं, लीगल भी, पॉलिटिकल भी, मीडिया बेस्ड भी, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट पढ़िए, दोनों में से किसी भी एरिया में आप आगे जा सकते हैं.
व्हाट टू टेक इफ वी लाइक साइंस एंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो साइंस के अंदर जाइए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टाइप का कोर्स पिकअप करिए, लाइक इंजीनियरिंग, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कोर्स है। विच इज द बेस्ट प्रोफेशन इफ यू मोर इनटू क्रिएटिव राइटिंग, ड्राइंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। दैट मीन्स आप बहुत क्यूरियस हो और आप काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव हो। इस केस में आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन के एरिया में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कॉम्बिनेशन प्रोग्राम नोन एज डिज़ाइन कम्युनिकेशन, उसके अंदर जा सकते हैं जहां आपके राइटिंग स्किल्स एज वेल एज डिज़ाइनिंग स्किल्स दोनों अप्लाई होंगे, जिसके अंदर आप कोई भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स करने के बाद जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sir, if we have interest in maths but don't get good marks, so what to choose? सिंपल मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको कोई चीज पढ़ने में मजा आता है और आप उसमें अच्छे से नॉलेज गेन कर लेते हैं तो मार्क्स की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले ढूंढो, और स्पेसिफिकली मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, क्या आप सिली मिस्टेक्स करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह की? उसको कॉन्शियसली 3 महीने उसके ऊपर काम करो, आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। सो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, मजा आता हो और मार्क्स ना आते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और उस केस में अगर रिलेटिवली थोड़े लो मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी उसके एलाइड प्रोफेशन में आप जा सकते हो। तो अगर मैथ्स में मार्क्स कम भी आ रहे हैं और मैथ्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, आपको उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो बाय एंड लार्ज कॉमर्स आपके लिए सही ऑप्शन होगा। वेल डेफिनेटली वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बच्चों से बात करने के लिए मुझे कहा है। वेल ये आज की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मैम को। आप सब इसको जानते हैं, ये क्या है? इसका कवर ऐसे खुलता है और अंदर बड़ी सुंदर सी कोई ना कोई फोटो होती है, और ये इसमें बटन भी होते हैं, चलता है ये, और ढेर सारी इसके अंदर नॉनसेंस अवेलेबल है। हाँ, मैं नॉनसेंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे लेवल के ऊपर 90% चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से, ईमेल से, फोन कॉल से, 90% इज जंक, मीन्स इट इज यूजलेस, उसका कोई काम नहीं है। और आपकी एज पे 99% इज यूजलेस। आप अग्री करते हो? मैं बताता हूं, एंड वेरी आई वुड से कॉन्शियसली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। मुझे 90% यूजलेस चीजें क्या आती हैं? साहब क्रेडिट कार्ड खरीद लो, साहब लोन ले लो। मैं बोलता हूँ साहब नहीं चाहिए, फिर भी ले लो सर, सोच लो दोबारा, हम आपको कोई नया घर दिला दें, नई गाड़ी दिला दें, इस तरह का। दैट इज ऑफ नो यूज टू मी। या तो सर ये सॉफ्टवेयर खरीद लो, सर ये कंपनी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर लो, अगेन दैट इज ऑफ नो यूज टू मी। और सोशल मीडिया के ऊपर या तो पिक्चर्स, या तो जोक्स, या तो फॉरवर्डेड मैसेजेस, या तो पॉलिटिकल मैसेजेस, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी मुझे को कंजम्पशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 90% इज यूजलेस। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये गैजेट इतना हैंडी हो गया और इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कि हम एक बार इसके अंदर घुसते हैं तो हमारा टाइम कहां निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं, सबसे पहला काम क्या करो, जितनी नोटिफिकेशंस हैं उनको बंद कर दो। नोटिफिकेशन समझते हो ना आप? व्हाट्सएप है उसकी भी नोटिफिकेशन है, फेसबुक है उसकी भी नोटिफिकेशन है, इंस्टाग्राम की भी नोटिफिकेशन है, स्नैपचैट की भी नोटिफिकेशन है, लिंक्डइन की भी नोटिफिकेशन है, जिन रेगुलर मैसेज की भी नोटिफिकेशन है। जितनी नोटिफिकेशन है बंद कर दो। इवन आई विल सजेस्ट रेगुलर कॉल का रिंगर भी बंद कर दो, नंबर 1। नंबर 2, जब भी फोन रखना है, जैसे ये खुला हुआ फोन है, उल्टा रखना है, क्योंकि लाइट जगेगी तो खुजली होगी ना उठा के देखने की।
नोटिफिकेशन बंद कर दी, लाइट तो जगेगी और ट्विंग, है ना। तो उल्टा रखना है, उससे होगा क्या, माई टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर आज मैंने आप बच्चों को 10 से 11 का टाइम दिया है इंटरेक्शन करने के लिए, या आपका स्कूल आपको टाइम देता है कि आपकी क्लास 9 o'clock शुरू होगी, 10 o'clock शुरू होगी, 11 o'clock शुरू होगी, तो आप सब उसी टाइम पे क्लास के अंदर लॉग इन करते हो ना, यस नो, राइट। नाउ क्योंकि आप उस टाइम उस क्लास में लॉग इन करते हो, वो इसलिए करते हो क्योंकि वो टाइम फिक्स्ड है। अगर आपको आपका स्कूल कहे कि बेटा नो प्रॉब्लम, किसी भी टाइम आप ऑनलाइन आ जाना, टीचर आपको पढ़ा देगा, तो क्या आपको स्टडी का या स्कूल का कम्युनिकेशन का या टीचर का कोई रिस्पेक्ट रहेगा? आंसर इज नो। सो आपके टाइम का रिस्पेक्ट रखना आपके हाथ में है। अगर आप अपने फ्रेंड को 24/7 365 अवेलेबल हो, मींस यू आर द मोस्ट यूजलेस पर्सन। But if you are available to your friend as per your time, that means you are an important person. अगर आपको किसी चीफ मिनिस्टर को मिलना हो, किसी आईएएस ऑफिसर को मिलना हो, क्या आप सिंपली कभी भी उसके कमरे में वॉक इन कर सकते हो कि ऐसे मेरा मन कर रहा था सर, मैंने सोचा चलो मिल के आऊं आपको? क्या वो मिलेंगे? यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट का फंडा क्या है, जैसे ही हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमारे जहन में सामने वाले के टाइम की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। डू यू अग्री टू दिस? आई एम श्योर यू विल। तो इसी तरह अगर आपको अपना टाइम मैनेज करना है, तो आपको पहले खुद के टाइम का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो करना क्या है, टाइम मैनेज करने के लिए ये गैजेट जो सबसे ज्यादा आज की डेट में आपका टाइम खाता है, उसकी नोटिफिकेशंस बंद करो, उसको उल्टा रखो। अपना टाइम फिक्स करो कि मैं जितनी भी सोशल मीडिया की फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशंस हैं, वो शाम को 5 से 5:30 के बीच में ही देखूंगी। उसके बीच में ही उनका रिस्पॉन्स दूंगी, उसके बीच में ही रिस्पॉन्स देके खत्म कर दूंगी, पीरियड। ना उससे पहले कोई नोटिफिकेशन को अटेंड करूंगी, ना उसके बाद। इस केस में आप 30 सेकेंड्स के अंदर और 30 मिनट्स के अंदर अपना पूरे दिन का सोशल मीडिया जो है वो कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टोटल पूरे दिन के अंदर 400 नोटिफिकेशन आई और आपने फोन को 400 बार उठाया, 400 बार खोला, 400 बार पढ़ा, उसमें से रिस्पॉन्ड तो 20-25 बार ही करना है, वो किया, दैट विल ईट अवे टोटल कंसोलिडेटेड टाइम, जो शायद 2 शायद 3 घंटे का होगा। तो बहुत सारे बच्चे ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि हम अनप्रोडक्टिव 3-4 घंटे का टाइम डेली इस तरह के गैजेट्स के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, जो 30 मिनट के अंदर काम हो सकता है। तो बाकी टाइम आप और प्रोडक्टिव चीजों पे ऊपर लगाओ, एक्स्ट्रा बुक्स रीड करो, नॉवेल्स रीड करो, एडिटोरियल्स रीड करो, पॉडकास्ट देखो, एजुकेशनल वीडियोस देखो। टेक्नोलॉजी के वो वाले फायदे उस टाइम में आप ले सकते हो। So this is the way you all need to manage your social media and screen time. अगर आप ये करते हो, believe me, आपका एप्टीट्यूड भी इंप्रूव होगा। एप्टीट्यूड का मतलब समझते हो, जिसको IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका ब्रेन 25 ईयर्स तक के टाइम में ही ग्रो होता है, उसके बाद उसका ग्रोथ स्टैटिक हो जाता है। तो अगर इस टाइम पे आप जितना टाइम प्रोडक्टिव चीजों को गेन करने में लगाएंगे, उतना आपका IQ इंप्रूव होगा, और जितनी आप यूजलेस चीजों में टाइम लगाएंगे, उतना आपका IQ ड्रॉप होगा या स्टेगनेंट हो जाएगा। चॉइस इज योर्स, क्या आपको इंटेलिजेंट बनना है या आपको इसी लेवल पे रहना है। बट दैट इज द वे यू शुड डू योर टाइम मैनेजमेंट, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई कम टू, आई वांट टू बी इंटीरियर डिजाइनर, व्हिच स्ट्रीम और लाइन शुड आई टेक? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैंने बताया जैसे इंटीरियर डिजाइन के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी का भी बच्चा इंटीरियर डिजाइन में जा सकता है। व्हाट अबाउट इफ वी लाइक फिजिक्स एंड बायोलॉजी बट आर नॉट लाइकिंग केमिस्ट्री? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अगर केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है तो अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ केमिस्ट्री एड ऑन सब्जेक्ट आएगा ही आएगा।
जैसे अपने दिवाली ऑफर में फ्रिज खरीदने जाते हैं ना, साथ में माइक्रोवेव फ्री देते हैं, ऐसे ही अगर आप फिजिक्स बायोलॉजी लोगे उसके साथ केमिस्ट्री फ्री आएगी। तो अगर आप 10th में हो बच्चे या 9th में हो, आपके पास स्टिल 6 महीने या 1.5 साल का वक्त है। केमिस्ट्री को इंटेंशनली ज्यादा टाइम दो, आप अपना केमिस्ट्री इस एज पे इंप्रूव कर सकते हो। इस तरीके से केमिस्ट्री को बेटर करो, नहीं तो ऑल्टरनेट स्ट्रीम के अंदर जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन छोड़ दो। सर, इज इट टू डिफिकल्ट टू स्टडी साइंस आफ्टर 10th? डिफिकल्टी उन स्टूडेंट्स को फेस होती है जिनका एप्टीट्यूड मैच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने में, लेकिन बायोलॉजी समझ नहीं आती, तो डेफिनेट सी बात है आपको बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, अच्छा फील नहीं होगा। सो डिफिकल्टी सिर्फ उन बच्चों को आती है जो अपने टेस्ट और अपने एप्टीट्यूड से हट के सब्जेक्ट्स लेते हैं। आपको पता है आपको मैथ्स 10th लेवल पे बहुत अच्छा नहीं लगता, समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 11th 12th में आपने मैथ्स ले लिया। क्यों? क्योंकि किसी ने बोला था मैथ्स लेने से 12th के बाद ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। क्या आपने रिसर्च किया? इफ आंसर इज नो, डोंट लिसन टू एवरीवन, राइट? Next question is, if I have power on languages, should it be okay to take arts and go into the field of psychology, or should I go for journalism? Again, बच्चे अभी जर्नलिज्म या साइकोलॉजी या इंग्लिश लिटरेचर के बारे में मत सोचो, अभी ये सोचो कि 11th 12th में क्या लेना है। 11th 12th में जब आप इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ग्रेजुएशन का डिसीजन लेना। अभी ग्रेजुएशन का डिसीजन मत लो, अभी तो 11th 12th का डिसीजन लो। और अगर आपकी लैंग्वेजेस स्ट्रांग है तो आप आर्ट्स 11th 12th में ले सकते हो। व्हाट वील डू इफ वी वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स? वेल, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के बाद भी आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स का लाइन सबके लिए ओपन है, और 12th के बाद BPES, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए खुला है। इफ आई एम चूजिंग आर्कियोलॉजी, सो व्हाट आर द स्कोप्स इन इंडिया? बेटा, स्कोप हर एरिया का है, डोंट लुक फॉर स्कोप। किस चीज को पढ़ने में मजा आता है उसके बारे में सोचो। सो इफ यू वांट टू गेट इनटू आर्कियोलॉजी, योर हिस्ट्री हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। पढ़ो, स्कोप ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाएगा, रास्ता खुद ब खुद आप ढूंढ पाओगे। विच स्ट्रीम टू टेक इफ मैथ्स एंड फिजिक्स इज वीक बट बायोलॉजी इज स्ट्रांग? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, फिजिक्स में तकलीफ आती है, या बच्चों का मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री में तकलीफ आती है। तो इस तरह के केस में, जैसे मैंने बताया, या तो 9th 10th में 3rd सब्जेक्ट इंप्रूव करो, या तो ऑल्टरनेट स्ट्रीम में चले जाओ। और अगर आप मेरे को पूछोगे कि ऑल्टरनेट स्ट्रीम क्या, तो मैं ऑन फेस ऑफ दिस नहीं बता सकता। मुझे आपका ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट असेस करने के बाद ही मैं आपको गाइड कर सकता हूं आगे क्या करना चाहिए। उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद माय ऑफिस फॉर पर्सनल करियर काउंसलिंग। सर, इफ आई वांट टू टेक टेक्निकल इंजीनियरिंग, व्हिच लाइन शुड आई डू सो दैट आई कैन गेट अ वेरी गुड जॉब? वेल, इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसका कॉम्बिनेशन 11th 12th में जरूरी है, वो लीजिए। सर, वी हैव टू इंटरेक्ट इन बोथ मैथ्स एंड बायो, व्हिच स्ट्रीम इज बेटर? We have interest in both maths and bio. बच्चे, अगेन मैं काउंसलिंग, ब्रेन मैपिंग करके ही इसका जवाब दे पाऊंगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, बायोलॉजी या मैथ्स। मैथ्स इज गुड बट सोशल साइंस इज नॉट सो गुड, सो विच लाइन इज पॉसिबल? इफ मैथ्स इज गुड देन यू कैन गो फॉर कॉमर्स, अगर सोशल साइंसेज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी चलेगा। माई बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज वेरी गुड, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड that both subjects very easily, but physics is tough. मैंने अभी इस चीज का एग्जाम्पल भी दिया आपको। फिजिक्स के ऊपर मेहनत करो, इंप्रूव करो फिजिक्स। What is the correct path to be a naval architecture? Primarily naval architecture जो है वो प्योर साइंसेस और फंडामेंटली मैथ्स ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लीजिए 11th 12th में, और उसके बाद नेवल आर्किटेक्चर में
BSc या BTech करिए. Sir, can you discuss about competitive exams like JEE and NEET? Well, JEE का एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए है, जिसके लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन जरूरी है, और नीट का एग्जाम बायोलॉजी के लिए है, मेडिकल साइंसेज के लिए है, जिसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन जरूरी है. दोनों एग्जाम्स 12th के बाद होते हैं, और नीट के एग्जाम के थ्रू आप MBBS में, कुछ स्टेट्स के BDS में या पैरामेडिकल साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं, और JEE के थ्रू आप इंजीनियरिंग के डिफरेंट कोर्सेज में, ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं इन NITs, IIITs, GFTIs या कुछ स्टेट के कॉलेजेस में भी JEE के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं. इफ यू वांट टू बी फैशन डिजाइनर, व्हिच कोर्स वी हैव टू टेक? फैशन डिजाइन के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी चलेगा, लेकिन फैशन टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी है. Sir, my marks in science are not very high, but I'm very much interested in science. Should I take science? बच्चे अगेन मैं ब्रेन मैपिंग करके ही आपको जवाब दे पाऊंगा इस सवाल का, क्योंकि आपका असेसमेंट क्या है, उसका बेंचमार्क क्या होना चाहिए, वो मैं आपसे इंटरेक्ट करने के बाद ही इसका जवाब दे पाऊंगा. Sir, if I choose science A stream, what according to my percentage and how can I move forward? बच्चे अगेन बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है ये. साइंस ए स्ट्रीम लेने के बाद आप नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, लाइक JEE, SRM, VIT, NPAT, नर्सिंग, दैट इज नर्सिंग मॉन्जी, सिम्बाइसिस. उसमें से फिर जो बेस्ट कॉलेज मिले वहां जाके इंजीनियरिंग करिए. टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, शुड आई टेक साइंस और कॉमर्स? बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता. टेक्निकली अगर आपको इंग्लिश स्टडीज में जाना है तो आप आर्ट्स लीजिए, ना साइंस ना कॉमर्स. Sir, am I good? I am good in bio and chemistry, but weak in physics. मैंने आंसर दे दिया बेटा इसका. If our maths is weak, can we take engineering line? Answer is वो बहुत अच्छा चॉइस नहीं होगा अगर आपका मैथ्स वीक है और फिर भी आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं. We have confusion that what is the right stream between science, B group and law. Then what should we choose? बच्चे अगेन मैं आपका करियर काउंसलिंग करके, ब्रेन मैपिंग करके ही इसका जवाब दे पाऊंगा. If you want to become a journalist or teacher, मैंने आंसर दे दिया. Sir, what is food science? Well, food science is एक बड़ा सिंपल मजेदार एग्जांपल देता हूँ. फूड, जो भी आप फूड खाते हो, टेक्निकली whatever you eat is nothing but chemistry. Whatever that chemistry does to your body is nothing but biology. And whatever you do to that food before eating, या तो आप माइक्रोवेव करते हो, बेक करते हो, हीट करते हो, रोस्ट करते हो, कुक करते हो, that is nothing but physics. This is food technology or food science. Understanding food is food science. Sir, if I am taking science group B, so can I go for MBBS? Answer is yes. Science B group के बाद ही आप MBBS में जा सकते हैं. I want to go in computer field, so after 10th, which field is better, science or diploma? Well, computer में जाने के लिए 11th, 12th, commerce, arts किसी के बाद भी आप जा सकते हो और डिप्लोमा के बाद भी जा सकते हो. साइंस अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है. सर, if you want to get into pharmacy, अगर फार्मेसी लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन 11th, 12th में लीजिए. To become a research scientist, I have to choose science B group. रिसर्च साइंटिस्ट आप A ग्रुप या B ग्रुप किसी के बाद भी ले सकते हैं या बन सकते हैं. तो अपना टेस्ट देखिए, 10th में कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, उसके हिसाब से A ग्रुप या B ग्रुप लीजिए. इज साइंस कंपल्सरी फॉर स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर? आंसर इज यस. आर्किटेक्चर में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बिनेशन कंपल्सरी है. विच स्ट्रीम शुड वी टेक फॉर मॉडलिंग? मॉडलिंग में जाने के लिए, बिकॉज इट इज अ पर्सनैलिटी ड्रिवन करियर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट आप कुछ भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के बाद भी आप जा सकते हैं. Next is currently I am not able to make out clearly my interest. Is there evaluation test which will help me for right direction and career goal? Answer is yes. आप
जो नंबर मैंने आपको दिया है 76008811, वहाँ पे मेरे ऑफिस से बात करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए। आई विल डू अ ब्रेन मैपिंग फॉर यू। उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। फार्मेसी के लिए क्या करना है मैंने आपको आंसर दे दिया, इंजीनियरिंग का आंसर दे दिया है, साइंस और लॉ का आंसर दे दिया है मैंने, ब्रेन मैपिंग के बाद ही बता पाऊंगा मैं, दे दिया है इसका भी आंसर। Thanks sir for a wonderful session. Actually I had thanked you in front of the forum, but I think my voice was not audible. On behalf of the entire school, the management, I thank you for a wonderful session. I am logging off. Janak sir, thank you so much. Indeed, it is always a pleasure with your kind words. Thank you so much, Janak sir. Okay, there are children who are still raising their hands. ओके, चलिए मैं 2-3 क्वेश्चंस और ले लेता हूं जो बच्चे पूछना चाहते हैं। ओके, माही, आई एम अनम्यूटिंग यू, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। आई एम नॉट एबल टू हियर यू माही। जस्ट अ मोमेंट। Mahi, go ahead. Okay, I think Mahi has left. Okay, Khushi, go ahead. Ask your question. Yes, sir. Sir, I want to become an IAS or IPS. So, which subject is more comfortable for me, or which stream? Okay. Some are telling me that you take arts, or some are telling that you take commerce. So, what I can take? Okay, बच्चे, I'll answer your question. आपका बहुत जेन्युइन और कॉमन क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले ये समझिए कि IAS, IPS, IRS, IFS ऑफिसर बनने के लिए कोई भी स्ट्रीम मैटर नहीं करता। आप साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड चीज ये है कि मोस्टली IAS, IPS बनने के लिए किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप UPSC का सिविल सर्विसेज एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपका जनरल स्टडीज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मींस आपका रीडिंग हैबिट सबसे पहले डेवलप करिए, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अपने 10th के सब्जेक्ट कंफर्ट के बेसिस पे ही 11th 12th चूज करिए, और 11th 12th के बेसिस पे ही आगे ग्रेजुएशन चूज करिए। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। थैंक यू दीपल मैम, दीपल मैम का थैंक्स आया है। IAS कोई भी बच्चा कर सकता है। अब IAS, IPS का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं 2 चीजें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। एक, मैं आपको मेरा YouTube का जो है चैनल का एक्सेस शेयर कर रहा हूं। उसके अंदर आप कंफर्टेबली जो है जाके, उसमें मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर, दूसरा हाउ टू बिकम एन IPS ऑफिसर। वो आप पिकअप कर सकते हैं। इवन आज का PPT और डिटेल भी मैं YouTube पे शेयर करूंगा, तो वहां से आप वो भी देख सकते हैं अगर दोबारा ज़रूरत हो आपको। दूसरा, जो एक मेरा करियर गाइड है जो CBSE ने पूरे वर्ल्ड के CBSE स्कूल्स को भेजा है 2020 का, उसका मैं फ्री लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट से वो बुक परचेज करेंगे तो वो 250 रुपीज़ की है, लेकिन इस लिंक से आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आप अपने चैट बॉक्स में से पिकअप कर सकते हैं। फ्री करियर गाइड, उसका लिंक है, और जो आज का कंटेंट है और मेरा YouTube का चैनल का डिटेल, वो IQ मोहित करके, वहाँ से आप IAS, IPS की डिटेलिंग और भी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज Jia, go ahead, Zia. Yes, sir. Sir, if I want to go in science B group, biology group, then the physics is very weak. So it is capable for me.
बच्चे ये मैंने आपको आंसर दिया। अगर फिजिक्स वीक है, आप 9th-10th में हो, तो आपके पास अभी 1 साल या 6 महीने या 1.5 साल का वक्त है। आप अपना फिजिक्स इंप्रूव कर सकते हो। फिजिक्स इंप्रूव करो। बिना फिजिक्स स्ट्रॉन्ग किए साइंस बी ग्रुप में जाने में आप परेशान हो जाओगे, बाद में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि 11th-12th के अंदर फिजिक्स जो है वो अप्लाइड फिजिक्स बन जाता है, जिसमें अगर आपका 9th-10th का बेस सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाद में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा आपको। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करो अपना। दिस इज जिया, गो अहेड जिया। So can you hear me? Yes, I can hear you, my child. Yes. So I want to become a doctor scientist. So which stream should be taken? For becoming a doctor, you should take combination of physics, chemistry and biology in 11th-12th. और इसमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट अभी आपका वीक है तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली 9th-10th पे मेहनत करो। आई एम श्योर आप उसको पिकअप कर पाओगे। स्वरा, गो अहेड। Yes, sir. But I want to take technology line, but my maths is so weak. I'm completely net lines. Just have to take. बच्चे अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो मैं आपका ब्रेन मैपिंग करके ही आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या लेना चाहिए। विदाउट ब्रेन मैपिंग मैं आपको नहीं गाइड कर पाऊंगा, बिकॉज आई नीड टू, मेरे को आपका ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, वो चारों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो जो मैंने स्क्रीन पे आपको नंबर दिया है 76008811, उस पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, मैं आपका काउंसलिंग कर दूंगा। देयर इज अ चाइल्ड फ्रॉम 9th D, मेरे को उसका पूरा नाम दिखाई नहीं दे रहा है। गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट। मंसूरी NAA। So what should I go for? Nashika, I could not hear your question clearly. Can you please ask again? So I like the history more. I could not hear you, Nashika. I'm sorry. Swara, go ahead. Sir, I have interest, but I don't know before that I have interest in this technology. Because sir, I can do that work very nicely, allow English stage also. So that I have to take which line? अगर टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो प्राइमरीली आपको साइंस लेना चाहिए, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बेसिस पे फिर आप आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट करेंगे कि आपको किस तरह के टेक्नोलॉजी लाइन में जाना है। प्राइमरीली टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कॉम्बिनेशन के साथ सही जो है ऑप्ट आउट होगा। गो अहेड जिग्मी। Yes, sir. Sir, after 12 for my further studies, I want to go in foreign countries. So which stream is better for me to do in foreign country? अगेन बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया से हायर एजुकेशन करो या फॉरेन कंट्री से करो, सब्जेक्ट का बेस कॉम्बिनेशन वही रहने वाला है जो मैंने आपको एप्टीट्यूड की डिटेल बताई। तो आप अगर मेडिकल की बात करो तो वो इंडिया से भी होता है, फॉरेन से भी होता है, इंजीनियरिंग यहाँ से भी होता है, वहाँ से भी होता है, मैनेजमेंट यहाँ से भी होता है, वहाँ से भी होता है, कमर्शियल स्टडीज यहाँ से भी होता है, वहाँ से भी होता है, कम्युनिकेशन स्टडीज, इंग्लिश स्टडीज यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है। तो आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि विच विल बी, वहां पे कौन सा अच्छा है। आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रेंथ किस एरिया में सबसे अच्छा है। बेस्ड ऑन दैट आप 11th-12th चूज करो, बेस्ड ऑन दैट आप ग्रेजुएशन चूज करो। प्रियल, गो अहेड। Sir, if I want to choose interior designer, like I want to be interior designer, so which stream I should choose, arts or science? Some are telling that you should choose arts, and some are telling that you should choose science for that mechanical engineering and for that degree also. No. Like Priyal, understand it carefully. For getting into interior design,
इवन इफ यू टेक आर्ट्स यू कैन स्टिल गेट इनटू, तो उसका डिग्री जो है दैट इज BDes, बैचलर ऑफ डिजाइन विद स्पेशलाइजेशन इन इंटीरियर डिजाइन। उसके लिए आपको साइंस कंपलसरी नहीं है, आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी के बाद भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम देके किसी डिजाइन कॉलेज में इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं। देयर इज नो वरी। आई एम टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। वृंदा, गो हेड। वृंदा तो लीव कर गई। ओके, पिंकी, गो हेड। Yes, sir. Sir, I want to ask you that which stream is best for computer engineering? कंप्यूटर इंजीनियरिंग को पहले अंडरस्टैंड करो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो बच्चे सोचते हैं या मन में रखते हैं, कंप्यूटर्स के दो पार्ट हैं। एक है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर आता है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में इंटरेस्ट है तो आपको 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करके BE या BTech कंप्यूटर साइंसेस में जाना चाहिए। अगर आपका मन सिर्फ सॉफ्टवेयर करने का है, उस केस में आपको 11th 12th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी लेने के बाद या तो BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या तो BSc इन कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना चाहिए। इसके अंदर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट बनते हो और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के एरिया में आगे जाते हो। दोनों लोग जब TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, दोनों लोगों को जो डेजिग्नेशन मिलता है वो कंप्यूटर इंजीनियर का ही मिलता है। तो वो माइंड में अपने क्लियर करिए। अभी भी बहुत सारे हाथ बच्चों के खड़े हैं, बट आई थिंक आई विल हैव टू वाइंड अप दिस सेशन। वी आर ऑलरेडी 20 मिनट ओवरबोर्ड। अगर आपका और कोई सवाल है तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे पुट अप कर सकते हैं। मेरा आईडी आपकी स्क्रीन पे है, IQ मोहित, या तो मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं mohitmangal.com। उस पे आस्क अ क्वेश्चन का लिंक है, वो क्वेश्चन आप उसमें अपना क्वेश्चन डालिए, वो सीधा क्वेश्चन मेरे मोबाइल पे आता है और मैं आपको वहां से डायरेक्टली रिस्पॉन्स दे दूंगा। राइट, विद दिस आई एम सॉरी जिन बच्चों का मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई होप आप लोगों को सेशन कंफर्टेबल लगा, अच्छा लगा, आपको जानने को बहुत सारी चीज़ें मिली। प्लीज़ फील फ्री, अगर आपको पर्सनल करियर काउंसलिंग करना है या काउंसलिंग का रिक्वायरमेंट फील होता है, यू कैन कनेक्ट विद माई ऑफिस। Thank you very much once again. Happy Diwali to all of you. Happy festive season. Till then stay home. Festive season के बाद go to your school, start physical classes. I'm sure you are missing your friends and I'm sure you will enjoy. Once again, God bless you all. Thank you very much.